हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस तो आज जैसे कि हम अपनी डबल ए की रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल ए का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया प्रोसीजर। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में सबको बताया था कि प्रोसीजर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, और एक ऐसा एरिया है जो कि ना करने में बहुत इजी है, पेपर में आता भी जरूर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों से एक अच्छा प्रोसीजर का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अब दूसरी बात ये कि प्रोसीजर का जो क्वेश्चन एरिया है ना, वो किसी भी क्वेश्चन के साथ पेयर हो सकता है। तो इसीलिए प्रोसीजर को जो है समझना बहुत इजी है एंड बहुत जरूरी भी है। और आज हम करने वाले हैं इसीलिए प्रोसीजर का एरिया, बिकॉज देखो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट एरियाज रह गए हैं रिवीजन पर्पज से। एक है प्रोसीजर, जो कि सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, जो कि एक ऑडिटर करेगा अपने ऑडिटिंग के स्टेप्स को पूरा करने के लिए एंड एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एविडेंस, एविडेंस मतलब प्रूफ, और मैंने आपको बोला था कि उसके टाइम पीरियड में जब भी आप एविडेंस कलेक्ट करने जाते हैं, तो अपना सोच, अपना थॉट प्रोसेस जो है आपको एक ना बिल्कुल स्केप्टिकल, एक जैसे ऑफिसर प्रद्युमन दया होते हैं हमारे सीआईडी में, बिल्कुल वैसा थॉट प्रोसेस रखना है। अब प्रोसीजर तो हो गए बहुत तरह के, बहुत तरह के। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बच्चों आपको ना रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम एक एक पर्टिकुलर एरिया का बता दो। मैं कहती हूँ ये जानना ही क्यों है। तो आज की क्लास में आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं कुछ कुछ प्रोसीजर जो है कवर कराऊंगी। बट मैं ये मानती हूँ कि आपको जो है उसको लर्न नहीं करना है, बट आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि एक प्रोसीजर के लिए चाहिए क्या, कौन कौन से एरिया जो है इंपॉर्टेंट है एंड कैसे उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे प्रोसीजर की जो है सीरीज। अब देखते हैं प्रोसीजर में क्या क्या आने वाला है। तो देखो, पहले तो आज के टॉपिक एरियाज में हम करेंगे हमारे कुछ एरियाज की आपने प्रोसीजर लिखना कैसे है, एंड थोड़ा सा सब्सटैंसिव प्रोसीजर के बारे में हम बात करेंगे। एंड अगेन बहुत सारे लाइक छोटे छोटे टॉपिक एरियाज जिसमें कि हमारे एसेट्स के, लाइबिलिटीज के, इनकम के, एक्सपेंसेस के प्रोसीजर जो है आ जाएंगे। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड वो थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है आपने। बट गाइस उसके अलावा आपको क्या करना है, खुद से प्रोसीजर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। बट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आज फिर आपको याद कराऊंगी गाइस कि आप लोग जो है ये नोट्स, इसके अलावा प्रीवियस क्लासेस के नोट्स या आने वाले टॉपिक एरिया के नोट्स हमारी ऐप पीडब्ल्यू ऐप से जो है ले सकते हैं। एंड ये नोट्स डाउनलोडेबल हैं। एंड अगेन हमारी ऐप पे आपके लिए रोज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल आपके लिए अवेलेबल है। आप प्रॉब्लम्स जो है वहां पर जो है सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। आप अगेन कुछ लाइक यू नो नोटिफिकेशन हमारे बारे में या फिर इससे के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन होगी आपको हमारी ऐप पे आएंगी। एंड अगेन आपको कोई भी क्वेरीज होंगी वो आपको ऐप पे मिलेंगी। इसीलिए मेक श्योर टू बी एक्टिव ऑन हमारी ऐप एंड उसको डाउनलोड करना मत भूलना। एंड गाइस मेक श्योर आप जो है वो लैपटॉप पे ही करें। फोन पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा सा चैलेंज जो है फेस करना पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पास्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैम ऐप नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी कि हाँ आप ऐप को जो है अच्छे से फोन पे नहीं बल्कि लैपटॉप पे ही चलाएं। तो चलिए आज का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया स्टार्ट करते हैं, राइटिंग गुड ऑडिट प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर जैसे एक डॉक्टर भी बोलता है प्रोसीजर करना पड़ेगा, ऐसे ही ऑडिटर को भी है प्रोसीजर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, अब प्रोसीजर क्यों करेंगे हम, प्रोसीजर होते क्या है बेसिकली मैं पहले ही बता रही हूँ। ये क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है। प्रोसीजर इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि एक ऑडिटर फॉलो करेगा। ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑडिटर फॉलो करेगा। क्यों, क्यों करेगा, बिकॉज उसको एविडेंस जो है कलेक्ट करने हैं। एंड उन एविडेंस के बेस पे ऑडिटर क्या करेगा, ओपिनियन देगा। करेक्ट, ओपिनियन क्या देगा, रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ओपिनियन ऑन
फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये क्या है, एक पूरा एक लाइक ऑडिटिंग एक स्टेप ही है। अपने आप को ऑडिटर इमेजिन करिए और आगे चल दीजिए। अब देखते हैं प्रोसीजर कैसे लिखा जाता है। देखो, अब एन ऑडिट प्रोसीजर शुड बी अ क्लियर इंस्ट्रक्शन of how the audit evidence is to be gathered। एविडेंस क्या हो गया? प्रूफ। हमने पहले भी बात की थी कि ऑडिट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं। एंड ऑडिट प्रोसीजर में कैसे किया जाएगा, देखो हमारे पास तीन एरिया आते हैं। मैंने इसके लिए अपने नाम से एक निमोनिक बनाया हुआ है, ए प्लस एस प्लस पी, यानी कि एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस। पर्पस क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्टिव। अब एक्शन, सोर्स और पर्पस। अब एक्शन, एक्शन क्या होता है आपका? वर्ब। और एक बात बताओ, यही एक प्रोसीजर का क्रक्स है, और कुछ भी नहीं है। प्रोसीजर में कुछ है ही नहीं। एक्शन, सोर्स और पर्पस, यही तीन एरिया उसमें। तो देखो, एक्शन वर्ब क्या कर रहे हैं, राइट? बेसिकली क्या कर रहे हैं। अब ये वर्ब आप कैसे बना सकते हैं? कुछ की एरियाज के साथ। अब वो वर्ब देखते हैं हम बनाएंगे कुछ की एरियाज के साथ, क्या कर रहे हैं, राइट? नाउ ऑब्जेक्टिव इज, क्यों कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे पर्पस क्या है। एंड सोर्स इज कहां पर, राइट? ये क्या हो सकता है? टेंजिबल भी, इंटेंजिबल भी, पर्सन भी, डॉक्यूमेंट भी। तो एक्शन, सोर्स और पर्पस, तीन एरिया हमारे प्रोसीजर में आ जाते हैं। अब अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोला जाए तो व्हाट नीड टू बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड व्हाई इट शुड बी डन। क्या करना है, क्यों करना है ना, कहां पर करना है। तो तीन एरियाज आ गए हमारे प्रोसीजर में। अब देखो, प्रोसीजर में ना, मतलब मैं मानती हूँ कि कुछ बेसिक सी चीजें चाहिए होती हैं, उसके बाद आप अपना बनाओ, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल चलो, बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता है, तो फिर उन प्रॉब्लम्स को भी हम एड्रेस करेंगे। अब उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने से पहले देखो, आपको एक बात बता दूं, जो हमारा पर्पस होता है, ईच सेक्शन स्टार्ट विद की असर्शन। असर्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, है ना? अब रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन मतलब कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है उसके बारे में, ये क्या हो गया? असर्शन में। अब मैनेजमेंट क्या बोल रही है? मैनेजमेंट बोल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट है। मैनेजमेंट बोल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है। मैनेजमेंट बोल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कट ऑफ पीरियड सही है। तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। एंड हम जो है प्रोसीजर करते क्यों है? इसीलिए तो करते हैं कि जो मैनेजमेंट ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, क्या वो सही है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोसीजर करते हैं। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब वो हमें देखना है कि लाइक कैसे करना है हमने। अब चलिए आगे देखते हैं। So, however, the auditor must obtain assurance over all the relevant assertion। अब देखो, हमारा जो ऑडिटर है, इन सब assertion के ऊपर क्या करेगा? प्रूफ इकट्ठे करेगा। एंड वो प्रूफ कैसे करेगा? एविडेंस कलेक्ट करके। अब एविडेंस क्या है? अगेन कैसे कलेक्ट किया जाएगा? यही प्रोसीजर की हेल्प से। तो अगेन हमें प्रोसीजर करने हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। क्यों करना है? क्योंकि मैनेजमेंट ने जो है अपनी असर्शन, यानी कि अपनी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। इसके लिए हम प्रोसीजर करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो, हमारे पास सोर्सेज ऑफ एविडेंस होते हैं। देखो, सोर्सेज क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, है ना? कोई भी बैलेंस अगर मुझे चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बैलेंस है, ठीक है, मैं उसके रिगार्डिंगली सपोज करो बैंक के बारे में किसी ने बोला मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगी? बैंक स्टेटमेंट चेक कर लूंगी जाके कि हाँ, अच्छा दिखाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सोर्सेज ऑफ एविडेंस। तो बेसिकली क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है, ये तीन बातें हमें एक प्रोसीजर के क्वेश्चन में होनी चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो कि प्रोसीजर के क्वेश्चन में ये तीनों बातें, ए प्लस एस प्लस पी, तीनों एरियाज होंगे तो जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर एक भी एरिया मिस हो गए। चाहे एक्शन प्लस सोर्स है, चाहे एक्शन प्लस पर्पस है, चाहे सोर्स प्लस पर्पस है, अगर कोई एक एरिया भी मिसिंग हो गया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे प्रोसीजर के रिगार्डिंगली एक बात।
दूसरी बात ये कि हम क्या करते हैं असर्शंस के ऊपर, और असर्शन क्या है, क्लेम मैनेजमेंट जो दे रही है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर क्या करता है इन असर्शन को प्रोसीजर की हेल्प से वेरीफाई करता है। एंड अब एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपको क्या करना है। ये जो असर्शन है इनके रिगार्डिंगली मैं कीवर्ड लिखना चाहूंगी, राइट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कीवर्ड्स रिगार्डिंग असर्शन। ठीक है, असर्शन यानी कि जो मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन। देखो असर्शन ना दो एरिया में होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि बैलेंस शीट और पी एंड एल। तो अगर ये हमारी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट मतलब कि आज के दिन है ना, आज के दिन। तो उसमें हमें ऑडिटर क्या चेक करेगा, एक तो एग्जिस्टेंस, ठीक है, एक वैल्यूएशन, है ना। एग्जिस्टेंस मतलब वो एसेट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, वैल्यूएशन उसी वैल्यू पे है या नहीं, जैसे कि इन्वेंट्री की वैल्यू उसी दिन वही वैल्यू है या नहीं। अगेन हम क्या चेक कर सकते हैं, कंप्लीटनेस, कि वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं, हो सकता है पार्शली रिकॉर्डेड हो। एंड एसेट और लायबिलिटी में क्या होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो देखो हम उसमें क्या देखेंगे, एग्जिस्ट एसेट है या नहीं है, एसेट उसी वैल्यू पे है या नहीं है, लायबिलिटी की वही वैल्यू है या नहीं है, वो कंप्लीटली रिकॉर्ड है या नहीं है, एंड उसके ऊपर मेरा हक है या नहीं है। हो सकता है मेरे लिए वो राइट है ही नहीं, मेरी वो ऑब्लिगेशन है ही नहीं। तो ये की एरियाज हमें असर्शन के रिगार्डिंगली देखने हैं। कहाँ पर, जब है बैलेंस शीट वाले। अब अगर हमारी है पी एंड एल की असर्शन, ठीक है, पी एंड एल की असर्शन है, तो पी एंड एल में भी देखो बैलेंस, हमें देखो हमने ये भी तो देखना है एक्सपेंस कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है, इनकम कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। तो कंप्लीटनेस, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो, अगेन यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो वो ट्रांजेक्शन हुई वो सच में हुई या नहीं हुई। जैसे रेवेन्यू सच में हुआ या नहीं हुआ, एक्सपेंस सच में हुआ या नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, अक्यूरेंस ये चेक करेंगे। अगेन और क्या देख सकते हैं, देखो इसी पीरियड पे है या नहीं, हो सकता है पिछले साल का, आने वाले साल का रेवेन्यू इस साल दिखा दिया हो, होता है कई बार। तो कट ऑफ, नेक्स्ट, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो अगेन क्लासिफिकेशन सही हेड के अंदर क्लासिफाई है या नहीं है, एंड और हम क्या देखते हैं, एक्यूरेसी की, ट्रांजैक्शन जो है एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। तो बेसिकली ये मेरे असर्शन है बैलेंस शीट की एंड पी एंड एल की। अब ये असर्शन मेरे क्या बनेंगे, पर्पस। देखो एएसपी, तो ये ना कीवर्ड्स हैं क्या करने के लिए। देखो मैं आपको हिंट्स बता रही हूँ, बाद में आपको सीधा प्रोसीजर दिखाऊंगी, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या करना है, ठीक है। एक्शन के कीवर्ड्स भी मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी, तो ये नोट डाउन हो गया ना, मैंने तो ये प्रोसीजर मुझे इतना इजी लगता है। रीजन में आपने कैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है मैं वो भी बता देती हूँ, कि जब कभी भी आपको पता है पेपर में आना ही आना है, दैट वाज माय अप्रोच। अब हर एक की अप्रोच अलग हो सकती है, मुझे पता है पेपर में प्रोसीजर का क्वेश्चन आना ही आना है। आप क्या करेंगे, रफ पेपर वहां पर होगा सेंटर में, एक्शंस, ठीक है, एक्शन के कीवर्ड्स है, मैं आपको नोट करा दूंगी, नोट करके रख लो। क्या करने, लाइक क्या चेक करने के लिए, असर्शंस। अब ये असर्शन यही होती हैं बैलेंस शीट की भी एंड पी एंड एल की भी। एंड हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा आए किसी स्पेसिफिक असर्शन के ऊपर, तो वही असर्शन के ऊपर आपने बात करनी है, जैसे कि कंप्लीटनेस के ऊपर, चाहे वैल्यूएशन के ऊपर, चाहे एग्जिस्टेंस के ऊपर, चाहे कंप्लीटनेस के ऊपर। तो आपने नोट कर लिया, असर्शन आपको पता है क्या जानना चाहते हो, एक्शन कीवर्ड्स आपको पता है, उससे रिलेटेड हमें सोर्स ढूंढना है, और सोर्स हमें आगे आप चैप्टर में आएंगे आपको पता चल जाएगा कि सोर्स कैसे बनता है। तो एक्शन, सोर्स एंड पर्पस। पर्पस आपको पता लग गया यहाँ पर कि हमारे पर्पस के कीवर्ड्स कौन से होते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पर्पस के कीवर्ड्स की। अच्छा मुझे क्या देखना है, एग्जिस्टेंस, मुझे क्या देखना है, वैल्यूएशन, मुझे क्या देखना है, एक्यूरेसी, मुझे क्या देखना है, कंप्लीटनेस। ये चेक करने के लिए ऑडिटर आया। ऑडिटर को पता भी तो होना चाहिए कि मैं ये डॉक्यूमेंट है, ये पर्सन है, वहां पर जो भी चेकिंग कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए। तो वो क्या है, पता होना पहले जरूरी है, पहले माइंड में पर्पस की क्लैरिटी होगी आपकी। पर्पस क्लियर है,
एक्शन के कीवर्ड्स हम बना ही लेंगे एंड डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंगली या फिर जो भी हमारा सोर्स होगा उसके अकॉर्डिंगली चूज हो जाएगा। अब ये तो होगी हमारी असर्शन, ठीक है। अब असर्शन के बाद अब आपको और क्या पता होना चाहिए, आपके जो आपके कीवर्ड्स हैं एक्शन के, ठीक है। कीवर्ड्स की वैसे देखो एक निमोनिक भी आता है, बट उस निमोनिक से एक्सटेंडेड लेवल पे हम जाएंगे। वो क्या होता है देखो, ए ई आई ओ यू, अगर हम बुकिश लैंग्वेज में चले तो यही आएगा ए आई यू। ए मतलब कि एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, जिसमें कि हम कंपैरिजन करते हैं, फिगर्स वाइज चलते हैं, पिछले साल का इस साल के साथ, रेशियो बेस्ड एरिया, ये हो गया हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर। ई इज इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, ठीक है, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। इंक्वायरी मतलब पूछताछ, मैं लोगों से पूछूंगी, कंफर्म करूंगी, वाह मतलब ये आपको इंक्वायरी कंफर्म ये वर्ड आ जाएंगे हमारे वहां पर। आई में आ जाएगा इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्शन ना डॉक्यूमेंटेशन पे होती है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इंस्पेक्ट बैलेंस शीट, इंस्पेक्ट हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ओ, ओ इज ऑब्जर्व, कहते हैं ना मैं आपको ओ ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ओ इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना मतलब लाइव देखना, आप कैसे काम कर रहे हो मैं लाइव देख रहा हूँ। एंड यू इज हमारा रिकैलकुलेशन एज वेल एज परफॉर्मेंस। यू बीच में ऐसे है तो आपको थोड़ा सा लाइक इशू आए, सो रिकैलकुलेट एंड रीपरफॉर्म। ये क्या हो गया हमारे कीवर्ड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स यानी कि एक्शन के कीवर्ड्स ए ई आई ओ यू, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, राइट, इंक्वायरी, अगेन हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकैलकुलेट कर सकते हैं, रीपरफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे एक्शन पता चल गया, मुझे पर्पस पता चल गया, अब इसके बाद ये चैप्टर है नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मुझे क्या पता होना चाहिए, मेरा सोर्स। अब सोर्स क्या होगा, देखो सोर्स होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ एविडेंस। अब सोर्सेज ऑफ एविडेंस की बात करूं, आर द डॉक्यूमेंट हमने अभी देखा, अब इसमें और भी देख लेते हैं। इसका एक निमोनिक है डी ए, डी ए, सोर्स का, सोर्स का एक निमोनिक है। तो देखो हमारे पास सोर्सेज में एविडेंस कहाँ से मिल सकता है, एविडेंस मतलब प्रूफ, या तो हम लेके आ सकते हैं डायरेक्टर से, ठीक है, या तो हम लेके आ सकते हैं एसिड से, ठीक है, या हम चेक कर सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स, एंड अगेन या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक, या फिर थ्री, जो ये थ्री है बेसिकली थर्ड पार्टी, ठीक है, डीए थ्री था ना, तो बेसिकली मैं थर्ड पार्टी के पास जा सकती हूँ। अब थर्ड पार्टी में क्या क्या आएगा मेरे पास, देखो बैंक्स भी आ सकते हैं, ठीक है, अगेन मेरे पास डेटर आ सकते हैं, मेरे पास क्रेडिटर्स आ सकते हैं, तो ये क्या हो गया डीएडी थ्री। तो बेसिकली एक्शन, सोर्स, पर्पस, ये तीनों मिला के बनेगा मेरा प्रोसीजर। अब करना क्या है, अगर मैं आपको इसकी बॉटम लाइन बताऊं, इसके बाद हम प्रोसीजर बनाना सीख रहे हैं। अभी मैंने आपको क्रक्स, पहले ही क्रक्स बता दिया, देखो आपके लिए काम इजी कर दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अभी मतलब ये होता है ना कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मैम हमें तो चुटकी में वो समरी बताओ, पहले मैंने आपको बताया समरी। क्यों, क्योंकि अब जब हम प्रोसीजर देखेंगे, आप अपना खुद से दिमाग चलाना उसमें कि उसमें प्रोसीजर कैसे बनाओ, एंड देन फिर खुद से ट्राई करना। एंड आपका क्या रूल होना चाहिए, हर रोज 5 प्रोसीजर लिखना किसी भी टॉपिक एरिया पे। आज एक टॉपिक ले लिया, कल दूसरा, क्योंकि पता है ये आना ही है। तो ये यही मेरी अप्रोच रही थी मेरे टाइम पीरियड में जब मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। अब साथ साथ देखो आपको टिप भी मिल गई फ्री फंड में, एंड यस हर पेपर में हर क्लास में आपको अब एग्जामिनेशन टिप भी मिलेगा, बिकॉज वी नो दैट कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग जो है काफी ट्रिकी पेपर है, बट डिफिकल्ट नहीं है। तो यस अब देखो प्रोसीजर की अगर मैं बॉटम लाइन आपको बताऊं तो क्या है, आपको ए ई आई ओ यू अप्लाई करना है, दैट मीन्स आपका जो ये एक्शंस है वो अप्लाई करना है, और डीए थ्री जो कि आपका सोर्स है, टू वेरीफाई क्या करने के लिए आपका यही जो हमारे असर्शन थे, असर्शन को भी आप चाहो तो आप लाइक निमोनिक दे सकते हो,
बेसिकली ईवीसीआर या फिर सीओसीसीए। तो बेसिकली इससे आपको एक मार्क मिलेगा, वन प्रोसीजर वन मार्क। अब तो चलिए ये तो हमें पता चल गया। अब प्रोसीजर करना कैसे है समझते हैं। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन। असर्शन मतलब कि बैलेंस शीट में या पीएनएल में, बैलेंस शीट हो या फिर हो ये पीएनएल, असर्शन ढूंढो। Example, to test the accuracy of a sales, the auditor will need to agree the amount on the sale invoice, match the amount recorded in the detailed sale listing। तो देखो एक्यूरेसी चेक करनी है कि इनवॉइस सही है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसको चेक करूंगी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट में कि यस वो अमाउंट हमारी सही भी है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन रिगार्डिंग एरिया हो गया ना। अब देखो क्या किया। अब उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एविडेंस। क्या, like when testing the payroll, evidence can come from payslip issuing to the employees. The auditor can agree the amount recorded on the payslip to the amount recorded in the payroll payment list। अब क्या करेंगे, हमारा सोर्स ऑफ एविडेंस कैसे चेक करेंगे, पेस्लिप बेस पे। मतलब ये डिफरेंट है, ये दोनों लिंक नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि मैम अभी तो यहाँ पर थे अब कहीं और चले गए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखना है कि आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में सोर्स कौन सा सूटेबल बैठेगा। ठीक है, सोर्स पे पहुंचिए। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रोसीजर द ऑडिटर कैन यूज फ्रॉम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का नंबर याद करना जरूरी नहीं है, पहले भी आपको बताया था। तो बेसिकली आप देखोगे कि आपको एनालिटिकल प्रोसीजर में जाना है, आपको इंक्वायरी में जाना है, क्या करना है आपको, आप देखेंगे। When testing the receivable, auditor may calculate the receivable collection period and क्या करेगा, कंपेयर कर सकता है पिछले साल की फिगर से देखने के लिए कि कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा। ये क्या हो गया, हमारा अगेन प्रोसीजर टेस्ट करने का भी हो गया। अब असर्शन देखा, सोर्स देखा एंड असर्शन देखो, पर्पस, सोर्स एंड उसके बेस पे मैंने क्या लिया, एक्शन। ठीक है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। जब मुझे पता ही नहीं कि मेरा क्यों ये करना है, कहाँ से किसी एक एरिया पे चेक करूंगी, एंड चेक नहीं करूंगी तो एक्शन कहाँ से होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज लिंक्ड। अब देखो, हम जो है लाइक असर्शन की बात करें तो सब्सटैंसिव प्रोसीजर में मेरे पास आता है डायरेक्शनल टेस्टिंग। अब ये क्या है, बेसिकली डायरेक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, एन ऑडिटिंग टेक्निक बाय विच द वर्क इज रिड्यूस्ड बाय टेस्टिंग डेबिट्स ओनली फॉर द ओवर स्टेटमेंट एंड क्रेडिट ओनली फॉर द अंडर स्टेटमेंट। देखो, डिपेंड करता है ऑडिटर के ऊपर कि ऑडिटर डिटेल में जाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर है। अगर मुझे पता है कि ये इसकी कोई लाइक ओवर स्टेटमेंट है, तो मैं वो ओवर स्टेटमेंट वाले एरिया की ही चीजें ही चेक करूंगी। कोई अंडर स्टेटमेंट है तो उसके रिगार्डिंगली चेक करूंगी। जैसे कि टेस्टिंग फॉर अंडर स्टेटमेंट टेस्ट कंप्लीटनेस, अगर अंडर स्टेटमेंट हो रही है मतलब कि कुछ मिसिंग है तभी अंडर स्टेटेड है, मतलब मैं कंप्लीटनेस चेक करना चाह रही। एंड ओवर स्टेटमेंट है मतलब कि उसकी वैल्यू गलत है, या हो सकता है वो अमाउंट है ही नहीं और आपने रिकॉर्ड की हुई है। हो सकता है वो मेरा नहीं है किसी और का है, या वो ट्रांजैक्शन अक्कर ही नहीं हुई थी कि मैंने वो दिखा दी। तो देखो, पर्पस, ये क्या है, पर्पस। यहाँ पर ये सारे क्या है, पर्पस। तो बेसिकली मुझे पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रही हूँ, उसके बेस पे मैं अपना एक्शन लूँ। ठीक है, उसके बेस पे ही हम एक्शन लेंगे ना। अब इसके बाद हमारे काफी, जैसे कि मैंने आपको गाइड किया था कि हम काफी सारे टॉपिक एरियाज पे प्रोसीजर जो है बनाने की कोशिश करेंगे। एंड देन हम देखेंगे कि हमारे जो ये प्रोसीजर है, एंड हर टॉपिक एरिया में, अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्शन, सोर्स, पर्पस आपके होने चाहिए। एंड बहुत सारी एरियाज पे हम प्रोसीजर जो है बनाने वाले। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना माइंड खुला रखना पड़ेगा। एंड उसके लिए मैं आपको फिर से कुछ पॉइंट जो है फिर से रिपीट करूंगी पहले, उसके बाद हम ये सारे एरियाज जो है पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मेरा बात सुनेंगे, फिर उसके बाद हम इन एरियाज को देखेंगे। तो देखो, आपको ये ध्यान में रखना है दैट हाउ टू डेवलप एंड प्रैक्टिस सब्सटैंसिव प्रोसीजर, कैसे कैसे बनाएंगे।
पहली बात आपको ये पॉइंट, ये 5 बातें याद रखनी है बस। एक 5 बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। पहली बात ये, प्रोसीजर के बारे में सोचो, ठीक है? अब हर पर्टिकुलर सिचुएशन जो भी आपके सामने होगा, आप ये देखो कि यस, कि यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू उनमें से क्या लगेगा? फर्स्ट थिंग, ठीक है? दूसरी बात आपको क्या सोच के रखनी है? असर्शंस, ठीक है? आपने सोचना है असर्शन, कौन सी असर्शन लगेगी? बैलेंस शीट की, पी एंड एल की, या दो, ठीक है? असर्शन सोच, देन उसके बाद आपने सोचना है अपना सोर्स ऑफ एविडेंस। मैं स्टेप्स बता रही हूँ, ये स्टेप्स के बाद आपका थॉट प्रोसेस उसी में चलना शुरू हो जाना चाहिए। आपका सोर्स ऑफ एविडेंस, जिसमें हमारे पास क्या था? डी ए 3। अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है? नेक्स्ट एरिया आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि ये आपकी जो क्वेश्चन में स्टोरी होगी, वहां से आप थोड़ा सा हिंट लेंगे। एंड फिर उसके बाद आपने उसका देखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है? एंड देन उसके बेस पे वेरीफाई करो। ये क्या है? टिप्स। एक अच्छा प्रोसीजर बनाने के स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स आपके माइंड में होने चाहिए। ये स्टेप्स आपके माइंड में होंगे, प्रोसीजर बन ही जाएगा। एंड वो किसी भी एरिया के रिगार्डिंगली आ सकता है, किसी भी एसेट, किसी भी लायबिलिटी, किसी भी टॉपिक एरिया के रिगार्डिंगली। बट अगेन ये बातें आपके माइंड में क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब चलते हैं आगे। अब देखो, मेरे पास एरिया आता है एक बैंक एंड कैश। देखो, ये प्रोसीजर जो है ना, किसी भी एरिया के ऊपर आ सकते हैं। देखो, नॉन करंट एसेट के ऊपर, हमारे इन्वेंट्री के ऊपर, हमारे रिसीवेबल, बैंक कैश। देखो, बैंक एंड कैश के टाइम पे देखो हम क्या देखते हैं, इट इज अ गुड एग्जांपल वेयर द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस इज अवेलेबल। अब इस वाले केस में जब बैंक की बात हो रही है, कैश बैलेंस की बात हो रही है, तो ऑडिटर क्या करेगा? देखो, वो बैंक के कंफर्मेशन लेटर के ऊपर जा सकता है, बैंक से पूछेगा कि ये बैलेंस सच में है या नहीं है। बैंक रिकंसिलेशन कर सकता है, रिकंसाइल कर सकता है उसके एरिया पे भी। अब उसके पास और क्या हो सकता है? देखो, अगर मैं बात करूं, बैंक स्टेटमेंट्स, एंड और क्या हो सकता है? कैश बुक। ये देखो, ये 4 एरियाज, ये चारों क्या हो गए उसके? एविडेंस। बैंक और कैश के एरिया में उसके क्या हो गए? एविडेंस हो गए हैं। अब ये अभी अभी आपके लिए मैं सारे सिर्फ और सिर्फ ना लाइक इसके एविडेंस की बात कर रही हूँ कि क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रही हूँ नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट क्या होता है? लाइक जो एक ऐसा एसेट जो कि मैंने बेचने के इरादे से नहीं रखा हुआ है ना, एंड जब भी मैं बेचूंगी उतनी वैल्यू हो सकता है नहीं हो। अब अ कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर विच द फुल वैल्यू विल नॉट बी रियलाइज विद इन द अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं अभी बेचना चाहूँ, इमीडिएट बेसिस पे नहीं आएगी वैल्यूएशन उसकी। तो देखो, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास इंटेंजिबल आ जाते हैं एंड मेरे पास टेंजिबल आ जाते हैं, ठीक है? इंटेंजिबल और टेंजिबल आ जाते हैं। अब जब मैं इंटेंजिबल की बात करूं, पहले मैं इंटेंजिबल जाने से पहले थोड़ा सा टेंजिबल के बारे में बताना चाहूंगी कि नॉन करंट एसेट अगर मैं देख रही, इनके रिगार्डिंगली मेरे क्या सोर्सेज हो, क्योंकि आपके माइंड में ना सभी के सोर्सेज पता होने चाहिए। सोर्सेज क्लियर है तो बात खत्म। क्या क्या हो सकता है? नॉन करंट एसेट का रजिस्टर, देन और क्या हो सकता है आपके पास? नॉन करंट एसेट है तो आप क्या कर सकते हो? फिजिकल वेरीफाई। देन नॉन करंट एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा, तो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी आप देख सकते हो। अगेन, नॉन करंट एसेट है तो बैंक स्टेटमेंट हो सकती है। नॉन करंट एसेट है तो परचेज भी हुआ होगा, ठीक है? परचेज है तो इनवाइस होगा ना, ये हो सकता है।
अगेन नॉन करंट एसेट हो सकता है सेल भी हो, सेल इनवॉइस हो सकता है। अगेन नॉन करंट एसेट का ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट, तो मतलब इसमें हम आरसी वगैरह देख सकते हैं। अब फिर आते हैं मेरे पास इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? जिनको मैं देख नहीं सकती। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या आएगा? डेवलपमेंट का खर्चा। अब देखो, ऑडिटिंग के लिए अकाउंटिंग नॉलेज इज मैंडेटरी, ठीक है? तो इसीलिए जो जो आप प्रोसीजर करो, ध्यान में रखो कि आप अकाउंट्स को भी साथ में कंसीडर करके चल रहे हो। अंडर IAS 38, intangible asset arising from the development must be capitalized. कैपिटलाइज कब होते हैं हमें पता होना चाहिए कि आप इसको कब कैपिटलाइज कर सकते हो। देखो, जब हमारी सिचुएशन पूरी होगी तब आप इसको क्या करोगे? कैपिटलाइज कंडीशन पूरी हो जाती है तब आप कैपिटलाइज करते हो। नाउ, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल एसेट, आपको पता है कि आप इसको टेक्निकली फिजिबल है। नाउ नेक्स्ट, इंटेंशन और एबिलिटी टू कंप्लीट टू यूज द सेल्ड एसेट, आपको पता है कि आप जो है इस एसेट को पूरा करोगे। मतलब कि वैसे इसके लिए हम एक निमोनिक बनाते हैं कि लाइक क्राइटेरिया फुलफिल होने का, वो निमोनिक मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? इतने सारे निमोनिक करके अकाउंट्स वाले। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि ये एसेट बनेगा, पूरा हो जाएगा। अगेन, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज, मतलब कि हमें पता है कि ये एसेट बन जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर रिलायबिलिटी, और ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हमारा एसेट की अगर कॉस्ट ही मेजर नहीं कर पाएंगे तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया। तो देखो, बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करके चलूं तो क्या है कि कोई एक ऐसा एसेट जो कि हमें पता है पूरा हो जाएगा, ठीक, 1 साल में। एंड अगेन इसको मैं मेरा इंटेंशन भी है एंड मेरे पास एबिलिटी है कि इसमें इसको बनाऊंगी या बेचूंगी 1 साल के अंदर, है ना? टेक्निकल रिसोर्सेज मेरे पास है, ये पूरा हो जाएगा। एंड अगेन इसकी कॉस्ट में मेजर कर सकती हूँ, तो ये सारे क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। तो डेवलपमेंट कॉस्ट जो है कैपिटलाइज हो जाएगी। रिसर्च का खर्चा कभी कैपिटलाइज नहीं होता, रिसर्च नेवर कैपिटलाइज, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब हम इंटेंजिबल एसेट की बात करें तो अमोर्टाइजेशन भी लगेगा। अब अमोर्टाइजेशन कैसे वर्क करता है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की तरह। तो बेसिकली क्या है कि राइट डाउन करना द वैल्यू ऑफ आइदर लोन और इंटेंजिबल एसेट। अब इसके लिए देखो, आप ध्यान से देखो ये क्या है। इंस्पेक्ट, रिकैलकुलेट, इंस्पेक्ट, कीवर्ड्स है किसके? एक्शंस के। इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ब्स। इंस्पेक्ट कर रही हूँ, देखो, बजट फोरकास्ट, ये क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट्स। रिकैलकुलेट किसको करूंगी? जो ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो क्या देखने के लिए? वेरीफाई करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की अमाउंट सही है या नहीं। इंस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर कि कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट किया, इंस्पेक्ट वाले एरिया डॉक्यूमेंट। रिकैलकुलेट उस पे किया जाएगा जो ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुकी है। रीपरफॉर्म वहां पर होगा जो काम ऑलरेडी हो चुका है। ये क्या हो गया? दिमाग से थोड़ा सा लिंकेज करना है, कुछ भी नहीं है, प्रोसीजर तो सबसे इजी टॉपिक एरिया है ना। अब देखो इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री रिलेटेड बात आ रही है तो देखो इन्वेंट्री के लिए अगेन पहले अगर मैं देखूं इन्वेंट्री के अगेन मेरे सोर्सेज क्या होंगे। देखो, इन्वेंट्री के मैं सोर्सेज ऑफ एविडेंस में आपको बताती हूँ पहले क्या क्या हो सकते हैं। देखो, इन्वेंट्री है तो सच में जाके इन्वेंट्री एसेट मैं खुद से देख सकती हूँ, ठीक है? इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की कहीं ना कहीं काउंटिंग हुई होगी, सो वो काउंटिंग शीट्स चेक कर सकते हैं। अगेन इन्वेंट्री है तो आया भी होगा तो GRN, इन्वेंट्री है गया भी होगा तो गुड्स डिलीवरेबल नोट्स, दोनों एरियाज हो गए। इन्वेंट्री है तो सेल इनवॉइस भी होगा, इन्वेंट्री है तो परचेज इनवॉइस भी होगा।
तो देखो मैंने इसमें कुछ नहीं किया, हम जस्ट अपना माइंडसेट यूज करें कि ये है तो इससे रिलेटेड अकाउंटिंग एरियाज क्या हो सकते हैं। तो इन्वेंट्री ये सारे रिलेटेड हो गए। इन्वेंट्री में एज रिसीवेबल एनालिसिस भी होता है ना? एज इन्वेंट्री लिस्टिंग बेसिकली, कि कोई इन्वेंट्री कोई खराब तो नहीं होने वाली, जैसे कि कोई एक्सपायरी है ना, एज इन्वेंटरी लिस्टिंग। तो मैंने अभी देखो मोस्टली जो है पॉसिबल जितने भी हो सकते थे वो लिख लिए, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, आपके माइंड में कम भी आए कोई बात नहीं, हर एक के दो दो तीन तीन पॉइंट चल जाएंगे। तो बस ये लाइक इसमें अब देखो आपको कुछ समझना होगा, इसमें लर्न करने वाला तो कुछ आ ही नहीं रहा, हम तो कुछ सोच रहे हैं कि उससे लिंक्ड क्या क्या एरियाज हो सकते हैं। अब इन्वेंट्री है तो देखो ऑडिटर क्या कर सकता है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट चेक कर सकता है। क्या करेगा? प्रोसीजर करेगा ये देखने के लिए कि एक्यूरेटली दिख रहे हैं काउंटिंग रिजल्ट। इन्वेंट्री काउंटिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्लाइंट की। तो वो ये देखेगा इससे कि क्लाइंट ने काउंटिंग सही से की है या नहीं की है ना? अब एट द इन्वेंट्री काउंट अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू, क्या करने के लिए? देखो इन्वेंट्री काउंटिंग में हम क्या करते हैं? परफॉर्म करेंगे टेस्ट काउंट, क्या काउंट। देखो ये सारे क्या है हमारे अगेन वर्ब्स। मैं आपका सिर्फ ध्यान दिला रही हूँ, मैं आपको रट्टाफिकेशन नहीं बना सकती कि प्रोसीजर में ये लाइन ही लिखनी है। आज तक नहीं मैंने अपने बैच में कभी किया। मैं बस ये सिखा सकती हूँ कि पेपर में कोई भी टॉपिक एरिया आ गया आपका, तो किसी भी टॉपिक एरिया का आप प्रोसीजर बना कैसे सकते हो। माइंड में एक्शन, माइंड में सोर्स एंड माइंड में पर्पस। पहले पता होना चाहिए पर्पस कि क्यों देख रहे हैं, देन उसके बाद फिर उससे रिलेटेड हम सोर्स सोचेंगे एंड देन फिर हम एक्शन लेंगे। एक्शन के लिए हम की वर्ब्स लेते हैं। ये क्या होता है? वर्ब्स ए ई आई ओ यू देख लेते हैं। नाउ देखो मैं क्या कर रही हूँ, टेस्ट फाउंड कर सकती हूँ, ऑब्जर्व कर सकती हूँ, खुद किसी को काउंटिंग करते हुए देखे। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट इन्वेंट्री उसको जाके चेक करना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? चेक करना। और ऐसे आप वर्ड्स भी लिख सकते हो, इवैल्यूएट, देखना कि जो वो प्रोसेस चल रहा है सही से चल रहा है या नहीं। अगेन कीवर्ड्स में कुछ और दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ। कीवर्ड्स of verbs: inspect, observe, review, obtain, confirm, analyze, discuss, evaluate, perform, re-perform, रिव्यू हो गया। एंड अगेन देखो ये सारे क्या है, अब आपको दिख ही रहा होगा कि कीवर्ड्स है। रिकैलकुलेट, अगेन कैलकुलेट, तो ये क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए। देखो अब इन्वेंट्री की अगर अब हम बात करें तो इन्वेंट्री के ना सिस्टम की हमें बात पता होनी चाहिए। देखो हमारे ना इन्वेंट्री का एक होता है कॉन्टिन्यूस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो बेसिकली ट्रैक द सेल ऑफ प्रोडक्ट इमीडिएटली थ्रू द यूज ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। अब जब मेरा क्लाइंट ऐसे वाला सिस्टम करता है कॉन्टिन्यूस, जैसे ही सेल हो रहा है साथ साथ चेक करना, तो जब मेरा क्लाइंट ऐसा सिस्टम यूज कर रहा है तो ऑडिटर को क्या करना है? इंस्पेक्ट करेगा गुड्स डिलीवरेबल और गुड्स नॉट, कंफर्म करने के लिए कि हाँ उसी टाइम पे हो रहा है, अगर हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अटेंड करेगा, देखो अटेंड ये सारे क्या है ध्यान से, कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स, राइट। तो अटेंड करेगा एक काउंट ताकि देखने के लिए कि यस कि जब ये काउंटिंग हो रही है तब कंट्रोल अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इंस्पेक्ट क्या करेगा? एडजस्टमेंट देखने के लिए डॉक्यूमेंट्स में एडजस्टमेंट सही से की गई है या नहीं की गई। तो प्रोसीजर टू वेरीफाई वैल्यूएशन एंड राइट्स विल बी रिक्वायर्ड। अब इसमें इंस्पेक्शन में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि जो वैल्यूएशन है वो सही है या नहीं है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इन्वेंट्री है एसेट है ना, तो एसेट के ऊपर मेरा राइट भी है या नहीं है। So NRV comparison and testing will be performed to identify valuation issues. मैं क्या कर सकती हूँ? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जो है चेक कर सकती हूँ। इन्वेंट्री का वे हो गया चेक करने का। अब परपेचुअल इन्वेंट्री काउंट साथ साथ वाला कर रहे हैं तो क्या होगा?
अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री है जो कि खराब है, साथ-साथ पता चल जाएगा। स्लो मूविंग है, साथ-साथ पता चल जाएगा। एंड रिड्यूस टाइम कांस्टेंट क्यों? क्योंकि टाइम एक बड़ा कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं साथ-साथ ही चीज़ें चेक कर रही हूँ, तो साथ-साथ ही मुझे मिस्टेक्स पता चल जाएँगी। नाउ नाउ नेक्स्ट इज़ मोर एक्यूरेट क्लाइंट्स रिकॉर्ड। अब देखो, जब हम साथ-साथ चलते हैं ना, तो हमारी जो रिकॉर्डिंग आती है, वो एक्यूरेसी से आती है, मोर एक्यूरेटली। नाउ नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज। अब देखो, जब हम साथ-साथ चल रहे हैं, तो देखो मेरे पास एविडेंस भी होने चाहिए, अच्छे से ये देखने के लिए कि सिस्टम जो एक्यूरेटली चल रहा है या नहीं है। एंड अगेन लाइक अमाउंट वगैरह उस सब के लिए ना मेरे पास प्रॉपर फुल फ्लेज प्रोसीजर होने चाहिए। अगर वो फुल फ्लेज प्रोसीजर नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। तो प्रोसीजर हमें चाहिए ये देखने के लिए कि अमाउंट जो है वो सही है कि नहीं है। अब नेक्स्ट कैश का हो गया, बैंक का हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, नॉन करंट एसेट हो गया, इंटेंजिबल। अगेन हम प्रोसीजर नहीं बना रहे, मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आपको बीच में क्या-क्या की एरियाज आपने देखने हैं। देखो, एक एरिया आपके पास क्या आता है? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल क्या है? मैंने किसी से कोई डेट लेनी। रिसीवेबल क्या है? मुझे डेट लेनी। Receivable are the debt owed by the company by its customer for goods and services that have been delivered or used but not yet paid for. मतलब रिसीवेबल मैंने आपसे पैसे लेने, यानी कि मेरे डेटर्स खड़े होंगे। रिसीवेबल है मतलब मेरे डेटर्स खड़े होंगे। अब इसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं? सोर्सेज देखो, रिसीवेबल है मतलब कि कोई सेल हुआ होगा, है ना, तभी डेट खड़े हैं। सेल हुआ होगा तो गुड्स डिस्पैच नोट भी हुआ होगा। चेक करना कहाँ से? रिसीवेबल है तो हम रिसीवेबल सर्कुलाइजेशन भी ले सकते हैं। देखो, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकती हूँ कि इससे रिलेटेड क्या वर्ड्स हो सकते हैं। अब रिसीवेबल है मतलब मेरी कोई कोई पॉलिसी भी होगी रिगार्डिंग बैड डेट्स, है ना? कि अगर कोई डाउटफुल डेट आ गई तो क्या पॉलिसी होगी। एंड अगेन रिसीवेबल है तो बेसिकली एज रिसीवेबल एनालिसिस भी हो सकता है कि मतलब इतने दिनों के बाद आपको दोबारा से अलर्ट हो जाना है। अगेन अगर रिसीवेबल है तो आपके पास और क्या हो सकता है? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कौन सी? पोस्ट ईयर एंड। क्योंकि अगर इस साल की होंगी तो इस साल में तो फिर वो रिसीवेबल ही कैसे होगा, है ना? ये हो गया हमारा रिसीवेबल रिलेटेड एरिया। हाँ, रिसीवेबल मैंने लेने हैं। प्री पेमेंट। प्री पेमेंट मतलब मैंने पहले ही पेमेंट कर दी हो। कई बार ऐसे होता है कि हम पहले ही कुछ पेमेंट कर देते हैं। तो तब सम पेड फॉर द गुड्स और सर्विसेज बिफोर दे आर रिसीव्ड और इनवॉइस डेट द ऑडिटर नीड टू। अब अगेन अगर मैं पहले पेमेंट कर चुकी हूँ, तो ये क्या होगा? अगेन अब ध्यान से देखना, इसमें मेरे एक्शंस भी हैं एंड बेसिकली क्या करना है, इस थोड़ा-थोड़ा प्रोसीजर बनना हमारे आपके सामने आना शुरू हो गया है। कंपेयर, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, रिकैलकुलेट, ये क्या कर रहे हैं हम? एक्शन जो कि है हमारे वर्ब्स। नाउ क्या कर रही हूँ? प्री पेमेंट अगर हुई है पिछले साल की पेमेंट से देखने के लिए कि कोई मिसिंग आइटम तो नहीं रह गई थी। इंस्पेक्ट कर रही हूँ बैंक स्टेटमेंट को, क्या देखने के लिए? कि पेमेंट सच में हुई थी। इंस्पेक्ट कर रही हूँ इनवॉइसेस को टू इंश्योर कि पेमेंट जो है इन्हीं गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड है जो अभी पहुंची नहीं है, या फिर कोई ऐसी गुड्स जिनकी पेमेंट पहुंच चुकी है, जो गुड्स पहुंच चुकी हैं। रिकैलकुलेट कर रही हूँ, अमाउंट पहले पे कर चुके हैं, कंफर्म करने के लिए मैथमेटिकल एक्यूरेसी। प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स, कंपेयर करना, इंस्पेक्ट करना, रिकैलकुलेट करना, प्री पेमेंट्स। ठीक है, प्री पेमेंट्स। अब ये सारे क्या है? प्रोसीजर्स। अब प्रोसीजर्स देखिए आप, अब इनमें आपको इन लाइन से आपको क्या पता चल गया? एंड जरूरी नहीं है आपने ऐसे लिखना है। आप देखो सजेस्टेड आंसर्स में देखोगे, हो सकता है पीछे लाइक टू टू वेरीफाई ऐसी लैंग्वेज है। तो ये आपको देखना है आप कैसे लाइक लाइन बनाते हैं। बट आपकी लाइन में, आपकी वर्डिंग में एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस तीनों होना चाहिए। क्या कर रहे हैं?
कंपेयर किया, इंस्पेक्ट किया, रिकैलकुलेट किया, रिव्यू किया। कहाँ पर? ये देखो बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइसेस, पिछले साल के बैलेंसेस देखें। क्या देखने के लिए? पर्पस। तो आपका प्रोसीजर जस्टिफाई करे ए प्लस एस प्लस पी, तीनों को ही। नाउ पेबल एंड एक्रूअल्स। देखो हमारे एसेट लायबिलिटी, मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके जो है सारे एसेट्स लायबिलिटी मतलब सभी एरियाज कवर करने की कोशिश करूं, और ये बहुत सारे हैं, तो इसीलिए जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया कि ऐसे इन एरियाज को कवर कर सकते हैं। देखो पेबल और एक्रूअल्स जो है इनके रिगार्डिंग, ठीक है, इनमें हमारे क्या हो सकते हैं सोर्सेज ऑफ एविडेंस? क्या होंगे? तो देखो, हाँ, पेबल है मतलब कुछ परचेज किया होगा, ठीक है। पेबल है तो पेबल है, परचेज इनवॉइस होगा, सप्लायर स्टेटमेंट भी होंगी, ठीक है। इसीलिए इसके लिए आपको लाइक यू नो अकाउंट्स की नॉलेज होना जरूरी है। अगेन, अब वहां पर गुड्स डिलीवरेबल नोट्स था, यहाँ पर गुड्स रिसीवेबल नोट्स आएगा। अगेन, परचेज इनवॉइस हो गया, सप्लायर स्टेटमेंट हो गया, गुड्स रिसीवेबल नोट्स हो गया, लिंक्ड है उसी से ही, रिसीवेबल से ही लिंक्ड है, मिलता जुलता ही है। वहां पर एज रिसीवेबल एनालिसिस था, यहाँ पर एज पेबल एनालिसिस आएगा। मतलब कि मैं क्या करूंगी, मैं ये देखूंगी कि किस किस को कब कब पेमेंट करनी है। अगेन, सप्लायर का सर्कुलाइजेशन भी होगा। अगेन, बैंक स्टेटमेंट भी होंगी। बैंक स्टेटमेंट्स भी होंगी, कौन सी? पोस्ट ईयर एंड। क्योंकि ईयर एंड की अगर होंगी तो क्या होगा, मतलब फिर वो तो उसमें आ चुका होगा, इसीलिए पेबल्स कि बाद में तो नहीं पे किया। ये क्या होंगे? सोर्सेस। क्या होंगे मेरे? सोर्सेज ऑफ एविडेंस। अब पेबल कैसे? देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या है मेरे सारे? अटेन, ऑब्टेन, वेरीफाई, रिकंसाइल, इंस्पेक्ट, 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 यहाँ पे भी आएगा, सॉरी, सो इंस्पेक्ट। ये क्या है हमारे? वर्ब्स जो है मेरे, एक्शंस। क्या करें देखो, लिस्ट ऑफ पेबल टू वेरीफाई एक्यूरेसी। क्या देखने हैं? वेरीफाई कंप्लीटनेस, इसी से मुझे क्लासिफिकेशन, इसी से मुझे प्रेजेंटेशन। एंड अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक पर्टिकुलर लाइन से, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से जरूरी नहीं सिर्फ एक ही असर्शन बन सके। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक असर्शन नहीं बोली गई है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप एक से एक ही बना सकते हो। एक मिलते जुलते पॉइंट से आप दूसरा असर्शन भी निकाल सकते हो, गलत नहीं होगा। ऑब्टेन, सप्लायर स्टेटमेंट लिया, इन्वेस्टिगेट किया, रिकंसाइल किया, वेरीफाई किया, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, इससे मुझे सप्लायर स्टेटमेंट से ये सब कुछ पता चल सकता है। अब रिकंसाइल किया इंडिविजुअल पेबल अकाउंट को कंट्रोल अकाउंट से, इंस्पेक्ट की आफ्टर डेट पेमेंट, बाद में तो नहीं आई, इंस्पेक्ट किया इनवॉइस रिसीव आफ्टर द ईयर एंड, क्या देखने के लिए कि कोई और आइटम तो नहीं हुई, ठीक है, क्या देखने के लिए? कंप्लीटनेस। इंस्पेक्ट किया पेबल लेजर, क्या देखने के लिए? कहीं डेबिट बैलेंस तो नहीं है, रिक्लासिफिकेशन, गलत करंट एसेट में तो नहीं है। तो बेसिकली क्या, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, हम हर एक में हमारे पास क्या आ रहा है देखो, असर्शंस। क्या आ रही है? असर्शंस। असर्शंस चेक करें, असर्शन को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ हमारा एक्शंस। एंड क्या करेंगे उसके लिए? हमारे एविडेंस को चेक करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। अब देखो ये हो गया, उसके अलावा अक्रूवल। देखो एक्रूअल्स, एक्रूअल में भी वैसे पेबल जैसे ही चलता है ना? तो क्या देख रहे हैं हम? एक्शंस, ऑब्टेन, आइडेंटिफाई, रिकैलकुलेट, इंस्पेक्ट, एक्शंस। लिस्ट ऑफ एक्रूअल्स फ्रॉम द क्लाइंट, आइडेंटिफाई किया कोई मिसिंग आइटम तो नहीं है, कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन तो नहीं है। रिकैलकुलेट किया कॉस्ट को देखने के लिए कि कहीं पेमेंट आगे पीछे तो नहीं है। इंस्पेक्ट किया, क्या चेक करने के लिए कि ये वैल्यूएशन सही है या नहीं। वैल्यूएशन सही है या नहीं।
तो देखिए, एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इसके मार्क्स नहीं मिलेगा। तीनों चीजें हमें चाहिए, एक्शन भी, सोर्स भी, पर्पस। अब प्रोविजन। प्रोविजन क्या होते हैं? देखो, अब आप कहोगे मैम ये तो अकाउंट्स की क्लास में पहुंच गए। ठीक है, यस, इसके लिए हमें अकाउंट्स की नॉलेज जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो, बेसिकली प्रोविजन क्या होता है? ऑब्लिगेशन, है ना, जो अराइज हो सकती है। तो audit testing will concentrate on whether an obligation exists and provision is valid properly. अब प्रोविजनिंग के लिए देखो मैं क्या करूंगी, लाइक जो जो आइटम्स हैं उनको चेक करूंगी, ब्रेक डाउन करूंगी हर एक आइटम के रिगार्डिंग। इंस्पेक्ट करूंगी डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स पे हो सकती है। इंस्पेक्ट करूंगी बोर्ड मिनट, अगेन कि यस की वो पेमेंट। देखो, प्रोविजन के लिए ना हमारे पास क्या होता है, P+P+E होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड जिसका एस्टिमेशन लिया जा सके। कंडीशन फॉर प्रोविजंस। ठीक है, ये बेसिकली प्रोविजंस की कुछ कंडीशंस होती हैं, हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो देखो, इसके लिए मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी कि ये पेमेंट जो है प्रोबेबल है, लगता है जाएगा। नेक्स्ट, ईयर एंड देख लिया, देखने के लिए पेमेंट सच में गया। बाद में कंफर्मेशन देख लिया कि पेमेंट जो है चेंज तो नहीं हो रहा, हो सकता है कि हमारा कम ज्यादा हो रहा अमाउंट, क्योंकि देखो एस्टिमेशन बेस पे है, तो एस्टिमेशन हमारा गलत भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट, और मैं क्या कर रही हूँ, obtain confirmation about the chances of payment from the lawyer to client। क्या कर रही हूँ, कंफर्मेशन कर रही हूँ कि यस की पेमेंट जा सकती है या नहीं जा सकती। नेक्स्ट, और क्या कर रही हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर चेक कर रही हूँ। क्या देखने के लिए, देखो प्रोविजन के लिए ना IAS 37 लगता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। रिकैलकुलेट क्या कर रही हूँ, अमाउंट। रिकैलकुलेट क्या कर रही हूँ, अमाउंट। तो ये क्या है हमारे एक्शंस, क्या है हमारे वर्ब्स, एक्शंस जो कि हमारे वर्ब्स। अब तो नाउ देखो, अगेन प्रोविजंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेशन चाहिए, है ना। तो बेसिकली एस्टिमेशन होता क्या है, मुझे क्या देखना है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। हम अब उसमें क्या देखेंगे, देखो एस्टिमेशन जब मुझे लेना है तो ये क्या हो गए मेरे एक्शंस, जो कि मेरे वर्ब्स। इंक्वायर करूंगी, रिव्यू करूंगी, डिटरमाइन करूंगी, टेस्ट करूंगी, डेवलप करूंगी, ऑब्टेन करूंगी। क्या करूंगी, इंक्वायरी, एस्टिमेशन कैसे लिया गया, किस बेस पे था। रिव्यू करूंगी कि जो रिजल्ट आया ठीक था या नहीं था। ठीक, डिटरमाइन करूंगी जैसे कि इवेंट वो हुआ या नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंगली एस्टिमेशन के लिए कि वो सही तरीके से लिया गया या नहीं लिया गया। टेस्ट करूंगी कि मैनेजमेंट ने जो एस्टिमेशन लिया था किस बेस पे लिया। ठीक है, बेस चेक किया। डेवलप, ठीक है, कि उसके बेस पे कंपैरिजन हुआ या नहीं हुआ। ऑब्टेन, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ये भी क्या है, सोर्स ऑफ एविडेंस है। जब कोई और एविडेंस नहीं होता हम रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, हमने पहले भी किया था। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक एरिया में आपका फोकस बस इसमें देना चाहिए कि क्या उसके पीछे का पर्पस क्या है, उसके पीछे हम एक्शन क्या ले रहे हैं, एक्शन एंड सोर्सेस कहाँ से कलेक्ट करेंगे। एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस, तीन एरियाज उसमें मुझे कंसीडर करके चलने हैं। ठीक है, तीन एरियाज उसमें मुझे कंसीडर करके चलने हैं ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब देखो मेरे पास क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड डायरेक्टर रेम्युनरेशन। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है, बैलेंस शीट में आता है, इक्विटी साइड में आता है ना। बैलेंस शीट में इक्विटी साइड दैट इज मेरा शेयर कैपिटल। नाउ, नाउ मनी अ कंपनी दैट रेजेस बाय इश्यू कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक। शेयर कैपिटल क्या होता है, हम जो पैसा इधर उधर से रेज करते हैं दैट इज हमारा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के रिगार्डिंगली आपके पास क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, क्या क्या एरियाज आप चेक करोगे।
नाउ इंस्पेक्ट कैश बुक फॉर एविडेंस। शेयर कैपिटल, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट देखो कैश आया होगा है ना, कैश शेयर इश्यू किए होंगे, प्रोसेस सोचो, ठीक है, माइंड में प्रोसेस सोच रहा है, थिंक अबाउट द प्रोसेस, थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। देखो शेयर जब इशू हुए होंगे कैश आया होगा, कैश बुक देख लोगे। शेयर जब इशू हुए होंगे, ऐसे तो नहीं कि किसी ने भी शेयर कभी भी ऐसे इशू कर दिए। शेयर इशू करने के लिए हमारी बोर्ड मीटिंग में बात हुई होगी कि कितने का चाहिए, तो बोर्ड मिनट्स हम चेक कर सकते हैं, देखेंगे कि यस की कोई अगर अमाउंट, देखो शेयर कैपिटल हमारे पास ना ऑथोराइज होती है, इश्यूड होती है एंड पेड अप होती है, नॉमिनल वैल्यूज उसमें होती हैं एंड उसमें देखो प्रीमियम अमाउंट भी होता है, ठीक है। अब ये सारे कुछ होते हैं, अब ये सारे एरियाज चेक करेंगे, बोर्ड में ऐसे बात हुई थी कि नहीं हुई थी कि शेयर इश्यू करने, ये क्या हो गए, कुछ की एरियाज हो गए शेयर्स को लेके, ठीक है, कुछ की एरियाज हो गए हमारे शेयर्स को लेके। नाउ लेट्स हैव अ लुक। डायरेक्टर एमोलुमेंट मतलब कि डायरेक्टर्स की सैलरी, डायरेक्टर एमोलुमेंट मतलब डायरेक्टर्स की सैलरी। ऑब्टेन, obtain a schedule of director remuneration and agree the disclosure of financial statement। मैं क्या कर रही हूँ, शेड्यूल मंगा रही हूँ। इंस्पेक्ट क्या कर रही हूँ, पेरोल। देखो इमोलुमेंट्स मतलब उनको मिलने वाला सारा, तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारे अगेन कीवर्ड्स, किस बेस पे मिलेगा, बैलेंस शीट से चेक किया कि उसी बेस पे है, इंस्पेक्ट किया रिकॉर्ड्स, क्या ये थे सच में, कितनी पेमेंट हुई, पेमेंट हुई है तो बैंक से गई होगी, वेरीफाई कर दो कि उतनी अमाउंट गई है। बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुई होगी कि यस कि इनको बोनस मिलना है या नहीं मिलना, कौन सी पेमेंट मिलनी है या नहीं मिलनी, डिस्कशन हुआ होगा, डिस्कशन को चेक करो। अगेन अगर बात हो रही है हमारे रिजर्व जैसे एरिया की, क्या कर रही हूँ, एग्री, मूवमेंट इन रिजर्व सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, रिजर्व है चेक करो, रिजर्व है ओपनिंग बैलेंस चेक करो, चेक करो कि कैसे मूवमेंट हुई, ओपनिंग था क्लोजिंग था, कैसे मूवमेंट हुई, क्या हो गए हमारे बैलेंसेस, क्या हो गए हमारे रिजर्व के बैलेंसेस। नाउ नेक्स्ट डिविडेंड्स, ये सारे के आप ध्यान से देखो, शेयर्स बैलेंस शीट रिलेटेड जा रहा है, डायरेक्टर का जो है देखो ये क्या है तो ये एक्सपेंस पीएनएल में जाता है, बट अगेन हमारे लाइक लॉन्ग टर्म रिलेटेड एरिया, रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स अगेन बैलेंस शीट रिलेटेड एरिया होगा हमारा। नेक्स्ट डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, खर्चा होता है, बट अगेन एडजस्टमेंट कहां से होती है हमारी, रिटेन अर्निंग में से। तो देखो बोर्ड मीटिंग को चेक करो, डिविडेंड डिक्लेयर तो हुआ होगा, जो डिक्लेयर हुआ होगा वही पेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन और हम क्या चेक करेंगे, इंस्पेक्ट बैंक स्टेटमेंट, क्या चेक करने के लिए कि कोई डिविडेंड ईयर एंड से पहले था, ईयर एंड से पहले वाले डिविडेंड की हम जो है कंसिडरेशन लिखते हैं, डिविडेंड है तो डिविडेंड वारंट इशू हुआ होगा, वो चेक करूंगी, डिविडेंड है तो डिविडेंड का वारंट इशू हुआ होगा कि कैसे पे होना है, चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट एरिया, देखो मेरे पास और क्या आ जाता है, पीएनएल, क्या आ जाता है, पीएनएल बेस्ड एरिया। तो पीएनएल में क्या देखूंगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हमारे पास क्या आ जाता है, देखो पीएनएल में क्या आएगा हमारे पास, खर्चे, है ना। अब कुछ खर्चों की बात करते हैं, मेन खर्चा पेरोल, देखो पेरोल क्या होता है, सैलरी रिलेटेड, तो सोच के रखना सैलरी रिलेटेड एरिया, सैलरी रिलेटेड मतलब कि कुछ एक्सपेंस है, मतलब कि इसमें कैलकुलेशन रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट होगा, कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, तो कैलकुलेशन मतलब कि रिकैलकुलेट, सैलरी है ग्रॉस पे नेट पे होगा, एम्प्लॉयज होंगी, देखो और क्या है, सैलरी है तो एम्प्लॉयज भी होंगे, सैलरी है तो लीव भी होगी, ठीक है। अगेन लाइक वेज सिस्टम भी हो सकता है, अगेन देखो एग्री किया टोटल वेज एंड सैलरी एक्सपेंस पर पेरोल सिस्टम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
एग्री किया ईयर एंड टैक्स लायबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट टू द पोस्ट ईयर कैश बैलेंस। कास्ट किया मतलब कि टोटल किया, देखने के लिए एक्यूरेसी। एग्री किया इंडिविजुअल पर पर्सन का उसके पर्सनल रिकॉर्ड के साथ। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ASP। अब आपको उस सिचुएशन में खुद देखना है, अगर इफ रिलेटेड टू कैलकुलेशन तो वर्ड आएंगे रिकैलकुलेट, कैलकुलेट, ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे। कास्ट ऐसा वर्ड आएगा, एग्री, मैच, है ना, ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे। तो आपको ये सोचना है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा वर्ड सूटेबल बैठेगा, जो आपको वर्ड सूटेबल बैठेगा लिंक करना है, एंड यही प्रोसीजर है। नाउ नेक्स्ट, अब और अगर प्रोसीजर में एरिया में देखूं कौन कौन से एरियाज इसमें बैठ सकते हैं, देखते हैं। अम, एक एरिया इसमें आता है परफॉर्म प्रूफ इन टोटल ऑफ सम ऑफ वेजेस। अब इसका देखो, बिकॉज ये क्या है, हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड वाले में हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर आ जाता है। पहले आपने देखा ना पेरोल है, पेरोल मतलब कि पेरोल मतलब कैलकुलेशन बेस्ड एरिया। तो इस कैलकुलेशन बेस्ड एरिया में हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर में मैं क्या करती हूँ, पिछले साल को इस साल से कंपेयर करती हूँ। तो वो हम चेक कर रहे हैं। देखो, परफॉर्म प्रूफ इन टोटल ऑफ सम ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इनकॉर्पोरेटिंग ज्वाइनर्स लीवर एंड द पे इनकम। टोटल वगैरह देख रही हूँ, कितना आया कितना गया, ज्वाइनर लीवर कौन कितना कब आया गया चेक कर रहे हैं ना। कंपेयर किया इसको एक्चुअल वेजेस पेड से, ठीक है, इसको किया कंपेयर एक्चुअल, एक्चुअल में मैं कितना पे करे, एंड फिर क्या किया, वेरिएशन देखा, डिफरेंस मतलब कि वेरिएशन देखा। तो जब कभी भी एनालिटिकल प्रोसीजर यूज किया जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर कब यूज करना है, जब कंपैरिजन है, मैचिंग है, वेरिएशन देखना है, मतलब ऐसे वाले वर्ड्स आप उसमें यूज करोगे। ठीक है, कंपेयर द पेरोल फिगर ऑफ दिस ईयर टू लास्ट ईयर टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, वेरिएशन हो गया ना, फ्लक्चुएशन, तो वहां पर हम ये यूज करें। इन वाले एरियाज में हम एनालिटिकल प्रोसीजर जो है यूज करते हैं ना। रेवेन्यू, रेवेन्यू के इनकम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसमें लाइक वेरिएशन आती है रेवेन्यू बेस्ड एरिया में। तो रेवेन्यू देखो ये क्या है, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, रिकैलकुलेट, फिगर बेस्ड एरिया, इंस्पेक्ट किया, क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर द ईयर एंड एंड इंश्योर द सेल्स हैव बीन रिवर्स। ठीक है, सच में सेल हुई थी, ठीक है, क्रेडिट नोट अगर है तो सेल, लाइक क्रेडिट नोट हम देते हैं कि हाँ सेल रिटर्न हुआ था सच में। इंस्पेक्ट किया गुड्स डिलीवरेबल नोट्स बिफोर एंड आफ्टर द ईयर एंड, देखने के लिए कि ये इसकी सच में रिकॉर्ड हुआ है, करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है, एंड सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड हुआ है। रिकैलकुलेट किया डिस्काउंट ऑन सेल्स टैक्स अप्लाई, कि वो हुआ। देखो सेल है तो इसमें और आप साथ में रेवेन्यू है, तो आप देखो एक बच्चे ना सबसे बड़ी गलती करते हैं रेवेन्यू, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल के आगे पीछे घूमना। एंड जब रिसीवेबल की बात हो रही होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के आगे पीछे घूमते हैं। रेवेन्यू मतलब सेल, सेल कुड बी कैश सेल, सेल कुड बी क्रेडिट सेल्स, एंड अगेन इफ इट इज रिगार्डिंग सेल, तो सेल अगर है तो सेल कैश क्रेडिट तो होगा, सेल मतलब कोई पर्सन भी होगा, सेल मतलब गुड्स डिलीवर हुई होगी, सेल मतलब इनवॉइस हुआ होगा, सेल मतलब सेल रिटर्न हुआ होगा, सेल मतलब सेल के ऊपर टैक्स लगा होगा, सेल मतलब डिस्काउंट भी होगा। ये एरियाज हमें कंसीडर करने हैं, गुड्स डिस्पैच हुई हो। अब सेल प्रीवियस ईयर भी होगा, है ना, तो कंपेयर किया पिछले साल से, कंपेयर किया आने वाले फोरकास्ट से, गुड्स डिलीवरेबल, कंपेयर किया इसको पिछले साल से, देखने के लिए फ्लक्चुएशन तो नहीं हुई, ठीक है, फ्लक्चुएशन तो नहीं हुई। अब सेल है, सेल आ सकती है तो परचेज भी आ सकती है। अब जब हम परचेज की बात करें, परचेज हुआ होगा तो गुड्स आई होंगी, ठीक है। अब इसमें भी गलती नहीं करनी, डोंट थिंक जस्ट अबाउट सप्लायर,
परचेज है तो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर नहीं सोचना। इंस्पेक्ट गुड्स रिसीवेबल बिफोर एंड आफ्टर द ईयर एंड देखने के लिए परचेज बुक। रिकैलकुलेट किया डिस्काउंट सेल्स टैक्स परचेज इनवॉइस के लिए। सिलेक्ट किए इनवॉइसेस एंड इसको गुड्स रिसीवेबल नोट पे किया। इंस्पेक्ट किया परचेज इनवॉइस देखने के लिए परचेज और एक्सपेंस। परचेजेस एक्सपेंसेस एनालिटिकल प्रोसीजर। अब एनालिटिकल प्रोसीजर में देखो कंपेयर और कैलकुलेशन ऐसे यही कीवर्ड्स होते हैं। रिकैलकुलेट कंपेयर कैलकुलेट ये कीवर्ड्स हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। कंपेयर कर रही हूँ इस एक्सपेंस को पिछले साल, कंपेयर कर रही हूँ आने वाले से, कंपेयर कर रही हूँ पेमेंट से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स नाउ नाउ अब देखो जब हम कर रहे होते हैं छोटी छोटी कंपनी, अब ये प्रोसीजर तो है सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं और ये जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनीज में होगा। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स छोटी छोटी कंपनीज में भी होते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं छोटी कंपनीज की, तो अब उसमें ना कुछ फायदे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा हमारा सिस्टम जो होगा बहुत सिंपल सा होगा। यहाँ पर रिस्क भी कम होगा क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ओनर की इन्वॉल्वमेंट होगी, सीरीज नहीं होगी। ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं होगा, चेन ऑफ कमांड इतनी इतने सारे लोग बीच में नहीं आ रहे होंगे। बट अगेन प्रॉब्लम्स क्या है? मैनेजमेंट ही खुद मिली हुई है तो मैनेजमेंट भी उसको गड़बड़ी करेगी, मैनेजमेंट ओवरराइड कर देगी कंट्रोल को। एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है तो एक एक काम को तीन से एक पर्सन तीन से चार काम कर रहा है, तो अगेन चेकिंग करना मतलब उसी के हाथ में अथॉरिटी आ गई, प्रॉब्लम होगा। एंड अगेन यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन नहीं चलती, इनफॉर्मल अप्रोच चलती। ये सबसे बड़ी यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो ऑडिट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगेन जब मैं नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, देखो हमने कंपनीज की भी बात कर ली, हमने नॉर्मल लाइक यू नो जो ये स्मॉल कंपनीज की भी बात कर ली। अब अगेन अगर हम बात करें नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अब नेक्स्ट इनकी अगर मैं बात करूं, non-for-profitable include the public sector entities and charities. Their main objective will be either social and philanthropic, and there is no shareholder and will not distribute dividend. तो अब देखो यहाँ पर काम करने का तो देखो वही सेम रहता है, बस ये सोचना है कि कभी आप अगर नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहां पर ना डिविडेंड जैसे शेयर होल्डर जैसे वर्ड नहीं लिखने हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होती है? देखो इनके पास होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स होते हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज जिसको हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं, एंड इनमें ना रिसिप्ट एंड सरप्लस मतलब डेफिसिट एंड सरप्लस आता है। डेफिसिट एंड सरप्लस हम यहाँ पर पीएनएल नहीं यूज करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। एंड बैलेंस शीट देखो सेम होती है कि एसिड कितने हैं लायबिलिटीज कितने होते हैं, बस इतना ही थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। बाकी सब कुछ इसमें भी वैसे ही चलता है जैसा वहां पर चलता है। अब अब देखो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें ना, इनमें ना हमें थोड़ा सा रिस्क बेस एरिया ध्यान में रखना है। रिस्क क्यों ध्यान में रखेंगे? क्योंकि देखो अगर मैं इनको लाइक यू नो रिस्क को ध्यान में रखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकती है और मैं उन एरियाज को ध्यान में रखूंगी। अब कंट्रोल, राइट, कंट्रोल यहाँ पर वीक होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये होते हैं वॉलंटियर्स। नॉन फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स ऐसे नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं वॉलंटियर्स होते हैं, अपना पार्ट टाइम बेस पे काम करते हैं। एंड ट्रस्टीज ही उसको चलाते हैं, ट्रस्टीज के पास क्या आता है फंड्स आता है। एंड अगेन फॉर्मलाइज सिस्टम नहीं होता, इनफॉर्मल वे में चलते हैं एंड ड्यूटीज की सेग्रीगेशन नहीं होती है। ये भी इनमें क्या होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी हम ये कह सकते हैं। अब इन्हीं एरियाज में अगर मैं बात करूं इनकम की,
इनके पास इनकम कहाँ से आती है, क्योंकि देखो आपको जब तक ये नहीं पता होगा ना इनकम कहाँ से आती है, आप जो है इस एरिया में ये नहीं कर पाओगे कि इसका लाइक सेग्रीगेशन कैसे करना है, आपको ये नहीं पता चलेगा पॉइंट्स कहाँ से बनाने हैं। तो वो उसके लिए इंडस्ट्री का पता होना जरूरी है। तो देखो इनकम इनकम इनको कहाँ से आएगी, डोनेशन से आएगी, एंड डोनेशन से आएगी, बट यहाँ पर रिस्क भी क्या है, क्योंकि अगर कैश डोनेशन है तो थेफ्ट होने के चांसेस है। एंड नॉन फाइनेंशियल जो होते हैं मे अप्लाई फॉर ग्रांट इनकम विच विल ओनली बी प्रोवाइडेड इफ सर्टेन क्राइटेरिया इज मेट। देखो इन्होंने बोला ग्रांट हम मांग रहे हैं, बट हो सकता है ग्रांट मिले ही ना, क्राइटेरिया ही मेट नहीं हुआ, क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ तो ग्रांट नहीं मिली। अब वो इनके लिए रिस्की एरिया हो सकता है। अब अगेन इनमें क्या होता है और प्रॉब्लमेटिक क्या है कि इनकी रेगुलेशन ज्यादा है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, वो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेशन इनमें काफी ज्यादा होती है। अब इनमें और हमें क्या ध्यान में रखना है, लाइक और कंसिडरेशन, द मेटीरियलिटी असेसमेंट में बी लोअर टू एड्रेस द हायर रिस्क एंड देयरफॉर बी मोर टेस्टिंग। तो यहाँ पर मुझे टेस्टिंग की ज्यादा ध्यान करने की जरूरत होगी। एंड ऑडिट टीम स्टाफ शुड हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास जो यहाँ पर ऑडिट टीम होगी ना, उनको नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से रिपोर्टिंग कौन कौन से रेगुलेशन जो अप्लाई होते हैं। अगर उनको नॉलेज नहीं होगी तो वो काम कैसे करेंगे, ये एक बात का ध्यान में रखना है। एंड अगेन नेक्स्ट थिंग, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑडिटर्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिटेबल जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। वैल्यू फॉर मनी में क्या होता है हमारे पास, 3 E's, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। मतलब कि जितना पैसा लगाया उसका एफिशिएंसी लेवल देखना। रेगुलेटरी ऑडिट, देखो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हो रहा है या नहीं। एंड तीसरा, केपीआईस, इनका ध्यान रखना। केपीआईस की इसकी जो मेरा टारगेट था वो हो रहा है या नहीं। ये कुछ की एरियाज हैं जिनका आप यहाँ पर रिपोर्टिंग बेस्ड एरिया में ध्यान रखोगे। नाउ अब एक क्वेश्चन आ रहा है, राइट, ये क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद गाइस मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको अगेन थोड़ा सा क्रक्स की प्रोसीजर के लिए आपको क्या क्या फैक्टर्स का ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आप खुद से एसीसीए के प्लेटफॉर्म पे जो है या फिर हमारी ऐप पे जो है क्वेश्चन और ट्राई करने की कोशिश करना। लिस्ट द 4 असर्शन। असर्शन क्या थे, मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन, रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब टेंजिबल नॉन करंट एसेट है तो मैं आपके माइंड में कुछ की एरियाज डालना चाहूंगी कि एसेट है, राइट, एसेट है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन, राइट, एसेट है तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी, एसेट है तो परचेज हुआ होगा। मैं क्योंकि ये देखो ऑडिट स्टेट वन ऑडिट प्रोसीजर विच प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑफ ईच असर्शन, तो परचेज हुआ होगा, राइट, एसेट है तो, राइट, एसेट है तो बेसिकली उसके जो लाइक परचेज का डॉक्यूमेंट होगा, डीड कह लो या डॉक्यूमेंट कह लो। एसेट है तो उसको आप फिजिकली वेरीफाई भी कर सकते हो, क्यों, एग्जिस्टेंस के लिए, राइट। एसेट है तो एसेट के केस में हमारे पास और क्या हो सकता है, लाइक टाइटल डीड है ना, ये कुछ की एरियाज है। एसेट है तो परचेज हुआ होगा या सेल हुआ होगा तो बैंक स्टेटमेंट्स भी होंगे। तो मैं कुछ की एरियाज आपके ध्यान में देना चाह रही हूँ। अब कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये क्या है हमारे असर्शंस। असर्शन क्या कर रही हूँ, अब देखो मैं आपको ध्यान इसी पॉइंट में
एक पूरे प्रोसीजर में आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हर पॉइंट में कैसे प्रोसीजर बनाओ। एग्री किया, सैंपल ऑफ एसेट फिजिकली वेरीफाइड ऑन द प्रीमाइस बैक टू द एसेट रजिस्टर टू इंश्योर करने के लिए, क्या करने के लिए कि सारे एसेट रिकॉर्डेड हैं, कंप्लीटनेस। ठीक है, एक्शन, ठीक है, सोर्स एंड पर्पस हमने देख लिया। ये फिजिकली इंस्पेक्ट किया, एक्शन, सैंपल ऑफ एसिड इंक्लूडेड इन द नॉन करेंट एसिड रजिस्टर, जो कि मेरा है सोर्स, क्या करने के लिए, एग्जिस्टेंस, दैट इज मेरा पर्पस। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन देखना है, क्या किया, एक्शन, क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज, सोर्स, क्या देखने के लिए, एक्यूरेसी, दैट इज मेरा पर्पस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखना है, एक्शन, राइट, एक्शन, डॉक्यूमेंट देखा ऑफ ऑनरशिप, दैट इज मेरा सोर्स, जैसे कि परचेज इनवॉइस, सोर्स, क्या देखने के लिए, क्लाइंट का नेम, कंफर्म करने के लिए ऑन द कंट्रोल ऑफ एसेट, राइट एंड ऑब्लिगेशन, रिव्यू, एक्शन एंड यस। एक बात तो और, जब भी आप प्रोसीजर बना रहे हैं, अगर आपकी लाइन ऐसे बन रही है कि आपको एक से ज्यादा एक्शन लिखने पड़ रहे हैं, एक से ज्यादा सोर्स लिखने पड़ रहे हैं, या एक से ज्यादा पर्पस लिखने पड़े, वो भी ओके है, बट यस, मेक श्योर मिनिमम वन एक्शन, मिनिमम वन सोर्स, मिनिमम वन पर्पस शुड बी देयर इन योर गुड प्रोसीजर, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या किया, नॉन करंट एसेट डिस्क्लोजर नोट देखा, क्या किया, उससे एग्री किया नॉन करंट एसेट रजिस्टर को देखने के लिए कि यस ये उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एक्शन, सोर्स, यहाँ पर मेरा अ गुड प्रोसीजर। क्रक्स मैं लिख रही हूँ, फाइंड अप करने से पहले क्रक्स की मैं बात करूं, गुड प्रोसीजर शुड हैव एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस। अब सोर्स क्या हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एंड मेरा लाइक यू नो खुद से कोई लाइक एक एरिया, जैसे कि मैंने खुद जाके देख लिया। पर्पस जो कि होती है मेरी assertions, एंड एक्शंस जो कि होते हैं हमारे verbs। पहले देखेंगे गो विद द पर्पस, देन उसके बाद हम चूज करेंगे सोर्स, एंड उससे लिंक लिख लेंगे हम एक्शंस। ये क्या हो गया, हमारा एक वे हो गया इसमें जाने का। अब गाइस मैं आपको एक बात फिर से बोलना चाहूंगी, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जब कभी भी प्रोसीजर का क्वेश्चन आएगा, आप अगर सेंटर बेस्ड, और मैं प्रमोट करती हूँ आप सेंटर में ही पेपर दो, तो आप अगर सेंटर बेस्ड पेपर दे रहे हो, अगर आपने बुक कर ही लिया है बाय चांस रिमोट बेस्ड, तो आपको क्या करना है, आपके पास रफ पैड हो, सेंटर बेस्ड वालों के लिए वहां पर पेपर होगा, तो आपने पता ही है पेपर में ऑलमोस्ट 99% केसेस में, वैसे तो 100% ही प्रोसीजर जरूर आता है, रफ पेपर पे अपने असर्शंस यानी कि मेरे पर्पस जो है लिख लो जाके, देन कीवर्ड्स हमारे एक्शन के वो भी जाके लिख लो कि यस दिस 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 दिस, एनालाइज, डिस्कस, रिव्यू, ऑब्टेन, कुछ भी वो लिख लिया हमने। देन फिर उससे लिंक जो है हम जो है सोर्स सोचेंगे, वो सोर्स मुझे बहुत हद तक स्टोरी में से भी मिलेगा, वो फिजिकली ऐसे चेक करना हो सकता है, इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री रिगार्डिंग, उसके लिए आपको माइंड में अकाउंट सोचना है, थिंक अबाउट अकाउंट्स। ये हो गया, डन है। फिर ये 3 एरियाज आपको ध्यान में कंसीडर करके रखने हैं, एंड इसके बाद प्रोसीजर हो गया। ध्यान रखो प्रोसीजर का क्वेश्चन जरूर जरूर पेपर में आएगा, तीनों पॉइंट लिखने जरूरी है, बिना तीनों पॉइंट के आपको प्रोसीजर में मार्क्स नहीं मिलेगा, तीनों पॉइंट चाहिए तभी प्रोसीजर में मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस, एंड इसके लिए अकाउंट्स की नॉलेज होना जरूरी है, ये आपके लिए की टिप है, एंड बाकी देखो अपने आप बन जाता है। तो चलिए इसी के बाद हम मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, एंड उसके बाद मैं आपको दूंगी आपको और भी ज्यादा एग्जामिनेशन टिप्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए थैंक यू।